आज हम थर्मोडायनामिक्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, उसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करना है कि थर्मोडायनामिक्स है क्या चीज़। थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो एक ब्रांच है जिसमें हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्टडी करते हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे डिस्कस किया जाता है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट ब्रांच है कि जिसका इस्तेमाल डेली लाइफ से लेकर एटॉमिक रिएक्टर तक होता है। अगर आप डेली लाइफ में देखते हैं तो एक छोटा सा इंजन जिसके अंदर एक स्पार्किंग प्लग होता है या ऑयल इंजेक्टर होता है, उसमें हम हीट एनर्जी पेट्रोल को इग्निट करके हासिल करते हैं, फिर उससे हम आगे मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह एटॉमिक रिएक्टर में जो एटॉमिक रिएक्टर है वो सिर्फ हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो ह्यूज हीट एनर्जी को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पैदा करके हम आगे एक स्टीम इंजन चलाते हैं जो कि आम स्टीम इंजन होता है। तो इसलिए इस ब्रांच की जो वर्थ है उसको किसी तौर भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इस पेपर में हम इसके मतलब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले जिस चीज़ से हमें वास्ता पड़ता है, आप लोगों ने डेली लाइफ में सुना है, हीट। हीट किसी सब्सटेंस के टोटल मॉलिक्यूल्स की जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज हैं उसको कहा जाता है। और दूसरी टर्म इसमें जो इस्तेमाल होती है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर को अगर हम पहली जमातों में जैसे पढ़ा हुआ है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। अगर थर्मोडायनामिकली थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से हम कहें, इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हीट, हार्डनेस एंड कोल्डनेस। मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज़ को हम थर्मल कंटेक्ट में लगा देते हैं, यानी कि ऐसा कोई दोनों के दरमियान कनेक्शन पैदा कर देते हैं कि जिसमें हीट फ्लो हो सकती हो, तो ये टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो कि हमें ये बताता है कि भाई हीट एनर्जी ए बॉडी से बी तक जाएगी या बी से ए की तरफ मूव करेगी। ये टेम्परेचर ही का एक उसूल है जिसके मद्देनज़र रखते हुए इसकी फ्लो को हम लोग असेस कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि स्टीम इंजन में भी हर जगह पर गैसेस की एक्सपेंशन, कंप्रेशन वगैरह को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इस तरह यहाँ पर हमें कुछ बेसिक गैस लॉज को भी स्टडी करना होगा। आप लोगों ने बहुत लॉ पहले भी पढ़े हुए हैं कि चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, गैलिलियो लॉ है। इन्हीं लॉज को हम ब्रीफली अब स्टडी भी करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जनरल एक आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस वो एक ऐसी गैस है जो कि जिस पर हम गैस लॉज हर टेम्परेचर पर, हर प्रेशर पर अप्लाई कर सकते हों, जो कि हर तरह गैस लॉज को ओबे करे, उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। इसी तरह एक और टर्म जिससे हमें वास्ता पड़ेगा इस ब्रांच में, वो है थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। जिस तरह मैकेनिकल एनर्जी में, मोशन में हम लोगों ने ये देखा कि भाई किसी चीज़ को अगर एक प्लेन के अंदर एक्सप्लेन करना है तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स, जिसको हमने आमतौर पर एक्स और वाई या वाई और जेड या एक्स जेड, यानी दो कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। और स्पेस में एक्सप्लेन करना है किसी चीज़ की पोजीशन को, तो हम लोग एक्स, वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेते हैं। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में किसी चीज़ की क्या पोजीशन है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ
पैरामीटर्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है और उन्हीं को हम थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, जो कि आमतौर पर वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमें हेल्प करती हैं कि किसी सिस्टम की थर्मोडायनामिकल स्टेट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हम देखते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या चीज़ है। बॉयल्स लॉ जैसे कि आपने पढ़ा, पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, उसमें तब्दीली ना की जाए, तो गैस पर अप्लाइड प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या मतलब कि अगर प्रेशर गैस के ऊपर बढ़ा देंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर किसी गैस के ऊपर प्रेशर कम कर देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P या V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P। सेकंड बेसिक लॉ जिससे हमें वास्ता पड़ता है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। जिस तरह बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, इसमें हम लोग गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और फिर वहाँ पर ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में एक रिलेशन का देखा जाता है। चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। गोया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो ये है थर्ड लॉ, गैस-लुसिक लॉ। गैस-लुसिक लॉ कहता है कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सर्टेन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गोया अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हैं तो जो जो वॉल्यूम होगा, थोड़े वॉल्यूम में थोड़े मॉलिक्यूल आएंगे, ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये तीनों लॉज मिलकर, अगर आप गौर करें कि हमने पहले में कहा बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमने कहा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में हमने कहा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसमें हमने कहा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n नंबर ऑफ। अब हम तमाम को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक चीज़ जो चीज़ हमारे पास आ जाएगी वो ये है कि P, अगर हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्लियर है कि P और T over V is proportional to a constant that is number n, number of molecules। अब फिज़िक्स का, मैथ का एक असूल है कि किसी चीज़ के प्रोपोर्शनैलिटी को हमने ख़त्म करना है तो वहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं और कांस्टेंट अप्लाई हम के कांस्टेंट लगा देते हैं। फ़र्ज़ करें, बाद में इस के बारे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कहते हैं कि PV/T इज़ इक्वल टू NK। n को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा KN या NT इज़ इक्वल टू K। PV/NT इज़ इक्वल टू K। अब हमारे पास n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हम अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है उसी को इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर Na जो है वो एवोगाड्रो नंबर हो, एवोगाड्रो नंबर अगर हमारे पास Na है तो टोटल नंबर ऑफ अगर मोल्स किसी गैस के हम n इस्तेमाल करें, स्मॉल n,
लोअर कैप्स n। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इज इक्वल टू n ज़रबे एन ए, दैट इज यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पर हम उस जो कैपिटल N नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के साथ हम उसको जब रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा माय डियर, वो दैट इज़ इक्वल टू पी वी ओवर स्मॉल n t इज़ इक्वल टू n कैपिटल A n A, दैट इज़ द एवोगाड्रो नंबर, एंड k। अब देखिए ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, n A भी कांस्टेंट है और k जो है वो भी हमने जिस तरह इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको उन्होंने कह दिया दैट इज़ इक्वल टू आर, आर एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूँ हमारे पास एक यूनिवर्सल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन आ जाती है कि पी वी ओवर टी इज़ इक्वल टू एन आर, या हम उसको लिख सकते हैं कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। आर इज़ द गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब यहाँ पर फिर क्या है कि अगर हम लोग एन और आर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक नया चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये माय डियर हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन आ गई कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में फिज़िक्स में भी पढ़ी होगी या शायद केमिस्ट्री का तो एक एसेंशियल पार्ट है। ये गैस इक्वेशन जब हमने ड्राइव की है तो इसकी किन चीज़ों के ऊपर बेस करते हुए ये चीज़ हमने ड्राइव किया है ये पूरा रिलेशन, तो इसके लिए लोगों ने एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डेवलप की है। ये नेक्स्ट आर्टिकल है। ये थ्योरी हमें चंद बेसिक अजम्पशंस जो गैस के बारे लोगों ने किया हुआ है उनको मद्देनज़र रखते हुए मतलब ये है कि वो एक थ्योरी डेवलप की है। उसका पहला पास्टुलेट ये है, उसके पहली अजम्पशन ये है कि भाई दो मॉलिक्यूल्स का आपस का डिफरेंस जो होगा वो उन मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है उससे बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अब हमने पहले पढ़ा हुआ है, यह एक बेसिक कंसेप्ट है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर या एटम से मिलकर बनी हुई हैं, और एटम का भी एक स्पेसिफिक साइज़ है, मॉलिक्यूल्स का भी एक उस तरह एक साइज़ बन जाता है। और ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि गैस मॉलिक्यूल्स उनका आपस में फासला एज़ कंपेयर टू लिक्विड या सॉलिड्स ज़्यादा होता है। तो इस जो गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसमें पहली बात ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का आपस का डिफरेंस होगा, आपस का फासला जो होगा वो उसकी निस्बत कि जो उनका साइज़ है उससे बहुत ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पर कि हमने कहा कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे एक रैंडम मोशन में हैं, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ कंटेनर के अंदर वो फ्लो। जिस तरह आपने कभी देखा होगा कि हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते फिर रहे हैं, इस तरह वो कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी रैंडमली मूव करते फिर रहे हैं। थर्ड बात कि गैस मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं मोशन के दौरान तो उनके अंदर जो कोलिजन होगा वो एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, हमने पहले एफएससी में पढ़ा है कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन कंजर्व, उसके अंदर चेंज नहीं आती। कि जब गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे या उसके साथ कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उनका जो कोलिजन होगा वो एक कंप्लीटली एब्सोल्युटली एक इलास्टिक कोलिजन होगा। इसके बाद लास्ट कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे सिर्फ उसी वक्त लगाएंगे जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। वैसे हमने न्यूटन की एक
बिल्कुल बेसिक लॉ में शामिल है कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, जिसमें हमने उस न्यूटन ने बताया कि हर दो चीज़ें एक दूसरे को एक ख़ास फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती हैं जो कि उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनका दरमियानी फासला जो होता है उसके इन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब होना तो ये चाहिए कि गैस मालिक्यूल्स भी हर वक्त एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएं, बेशक वो कोलाइड करें या ना करें, वो भी तो मासेस की शक्ल में उसमें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने मामलात को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए तो जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि गैस मालिक्यूल्स अगर कोई फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे तो वो सिर्फ उसी वक्त ही फोर्स लगाएंगे जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, अदरवाइज़ ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इन बेसिक जो अजम्पशंस हैं या जो हमने बेसिक पास्टुलेट्स बनाए हुए हैं, इन्हीं को हम लोग यूज़ करते हुए गैस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को, उसके मुतल्लिक़ जो इंफॉर्मेशंस हैं, उसका जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स हैं, जितने भी हमने पहले कोऑर्डिनेट हैं, अब हम उनको इसी थ्योरी की बेस पर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रेशर हमने डिफाइन किया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज़ का प्रेशर। अब प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक इसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स की बात करते हैं, हमें पता है कि फोर्स के यूनिट जो होते हैं वो न्यूटन हुआ करते हैं और एरिया के यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके यूनिट्स जो हो जाएंगे दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। तो अब हम प्रेशर को किस तरह इसी गैस थ्योरी को बेस करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हम उसको स्टडी करते हैं। उसके पहले हम ये सपोज़ करें कि जिस तरह ये फिगर में आपके पास नज़र आ रहा होगा कि भाई देखो ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये क्यूबिक टाइप कंटेनर है। इसकी जो ऑल थ्री साइड्स हैं उनकी लेंथ बराबर है। सपोज करें हम इस फिगर के मुताबिक हम कह देते हैं हर साइड का जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू एल। यूँ इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने में हमें आसानी होगी, हम थोड़ा सा अपने जो पूरी कैलकुलेशन है उसको ज़रा इजी कर सकते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि इसके अंदर कोई एक मालिक्यूल है, ith मालिक्यूल है, कोई m मालिक्यूल है जिसका मास mi है और उसकी वेलोसिटी v है। m साइज मास रखने वाले मालिक्यूल की वेलोसिटी v है जो रैंडम मोशन में है। तो रैंडम मोशन में कोई चीज़ भी अगर होती है तो हम फिज़िक्स के मुताबिक उसको 3 कोऑर्डिनेट्स में हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्रिंसिपल्स। हम कह देते हैं कि एक Vx है, एक Vy है, Vz है। हम इस कंटेनर के दो साइड्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि ABCD, और दूसरी साइड बिल्कुल उसका अपोजिट जो इस फिगर के मुताबिक अगर हम देखते हैं लेफ़्ट साइड पे है, दैट इज़ इक्वल टू EFGH। दोनों साइड्स को हम कंसिडर करते हैं और हम सपोज करते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है इसका वेलोसिटी कंपोनेंट एक फ्रॉम EFGH साइड से उसकी इब्तदा होती है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस उसकी मोशन है और वो ABCD फेस से आके विद वेलोसिटी V स्ट्राइक करता है। और आपको पता है कि हमने क्या कहा कि मोमेंटम जो होता है किसी बॉडी का वो हम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसका मास अगर m है, Vx उस वेलोसिटी का कंपोनेंट है, अगर हम उसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल along the positive x direction is equal to mv।
जिस तरह हमने पहले अभी ये अज्यूम किया था कि जब भी वो कोलिजन करेंगे तो वो एक इलास्टिक कोलिजन होगा, तो वो पार्टिकल ए बी सी डी साइड से स्ट्राइक करता है तो वो दोबारा डी ई एफ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब उसकी मोशन जो होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलग हो जाएगी। यूँ उसका मोमेंटम जो होगा, अब वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आई, मास में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन डायरेक्शन में तब्दीली आने की वजह से हम वेलोसिटी के साथ नेगेटिव साइन अप्लाई कर देते हैं। अब उसका मोमेंटम जो हो जाए वो आपके पास आ जाएगा -mv। अब हमें चेंज इन मोमेंटम देखते हैं। फिज़िक्स का या हर चीज़ का एक असूल है कि चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल फॉर एक्स डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स। दैट इज इक्वल टू -2m Vx। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ये क्यों निकाला? बेसिकली हम इस पर वो एक बेसिक प्रिंसिपल सेकंड लॉ के साथ मोमेंटम का एक रिलेशन है, जिसमें हमने कहा था कि रेट एंड चेंज इन मोमेंटम दैट इज कॉल्ड द फोर्स। अब हम रेट एंड चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं कि ये कितनी देर में वाक़ हुआ, तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा पी, टी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। तो इसी तरह अगर डेल्टा पी एक्स इज़ द चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी इज़ द टाइम, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। और यही क्योंकि हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया हमने यूज़ करना है, तो इस तरह हम उसको फोर्स कर, लेकिन हमें तो नहीं पता कि वो कितना टाइम लेता है। तो उसके लिए हम फिर वो एक बिल्कुल बेसिक कि हमें पता है कि S इज़ इक्वल टू वी टी। अगर हम सोचें कि ये मॉलिक्यूल ने EFGH साइड से चलते हुए ABCD तक आते हुए, यानी कि यहाँ से इस साइड तक आते हुए और दोबारा इस साइड से इस साइड तक जाते हुए जो फासला तय किया है, अगर उसकी एक साइड की लेंथ L है तो इसका मतलब उसने जो फासला टोटल तय किया है दैट इज़ इक्वल टू 2L। और वेलोसिटी भी हमने कहा कि दैट इज़ इक्वल टू v। तो इसका मतलब ये है S इज़ इक्वल टू वी टी असूल के मुताबिक हम कहते हैं कि 2L इज़ इक्वल टू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हम डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 2L ओवर वी एक्स। और इसी चीज़ को ये डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी वाला रिलेशन जो पहले मैंने अभी आपके सामने रखा था उसमें हम उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी कि डेल्टा पी over delta t is equal to -2mvx divided by 2l divided by vx। अब आपको पता है कि ये vx जो है ये ऊपर आकर हमें vx के साथ स्क्वायर कर देगा, तो यूँ हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा कि डेल्टा -2mvx स्क्वायर ओवर 2L आ रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू mvx स्क्वायर ओवर L। ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द साइड। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वो फोर्स आ गई जो इसमें मॉलिक्यूल में, ये तो एक्स डायरेक्शन में थी। तो आपको पता है कि हम कहते हैं कि रैंडम मोशन में है, तो जब हमने उसके 3 कोऑर्डिनेट बनाए, एक वी एक्स कंपोनेंट बनाया, वी वाई कंपोनेंट बनाया, वी जेड कंपोनेंट, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग इसके वाई डायरेक्शन में भी फोर्स निकाल सकते हैं। अप्लाइड बाय that will be equal to Fy is equal to 2 minus 2m Vy square over L। चूँकि क्यूबिक साइड हमने एक कंटेनर अज्यूम किया तो इसका मतलब हर साइड पे तो एम एल ही रहेगा
और फिर वाई डायरेक्शन में उसके जेड डायरेक्शन के लिए हम लोग इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम कहते हैं कि एफ जेड विल बी इक्वल टू माइनस टू एम, सॉरी नॉट माइनस, तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है 2l के साथ, तो एम वी जेड स्क्वायर ओवर एल। अब ये 3 कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास एक मालिक्यूल ने, जो उसके हम तमाम को जमा कर सकते हैं। इसका मतलब आप ऑलरेडी हमें पता है कि नेट जो होता है किसी चीज़ का वो हम किस तरह निकालते हैं कि एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट, तीनों को हम जमा कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि फोर्स बाय ए मालिक्यूल दैट इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, और इन तमाम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल प्लस एम वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर ओवर एल प्लस एम वी जेड स्क्वायर ओवर एल। जब हमने इन तमाम को सम किया तो हमारे पास ये चीज़ एम ओवर एल तमाम में कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज़ इक्वल टू एम ओवर एल इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस जी जेड स्क्वायर हो जाता है। तो अब अगर आपने देखा जो हमारे पास एरिया जो होता है, हम इसको प्रेशर वाली फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, तो प्रेशर के लिए हमने क्या कहा था कि फोर्स ओवर एरिया, ये फोर्स हमने मालूम किया, तो हम इसको एरिया से डिवाइड करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि इस कंटेनर का एक साइड चूँकि एल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा साइड का, दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यूँ हम दोनों साइड्स पर उसको एल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं कि एफ ओवर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओवर, ऑलरेडी एल मौजूद है और उसके साथ एक और एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एल क्यूब आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं कि उसके साथ उसने मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एल क्यूब बन जाएगा। तो ये साथ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर तीनों उसके साथ आ जाएगा। अब हमारे पास जो रिलेशन आ गया दैट इज़ इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस जी जेड स्क्वायर। अब एल क्यूब क्या चीज़ है, एल क्यूब अगर हम थोड़ा सा सोचें, एल क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर है। तो अब यहाँ पर तो हमारे बाकी चीज़ें तो हमारे इख्तियार में हैं कि हम देख सकते हैं कि भाई उसकी लेंथ कितनी है, लेकिन उसका जो मास है उसको भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम अपने बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ समथिंग इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम से कहा जाता है कि अगर अब एक मालिक्यूल का मास m है, उसके अंदर n मालिक्यूल्स मौजूद हैं, अब जो ऑलरेडी हमने कहा कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कैपिटल N थे, तो इसका मतलब टोटल मास ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल मास हो जाएगा स्मॉल m मास ऑफ वन मालिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, और वॉल्यूम आपको पता है कि दैट इज़ इक्वल टू कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा दैट इज एल क्यूब। तो यूँ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये जो ऊपर रिलेशन है इसको अगर थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि रो अगर डेंसिटी है, रो ओवर एन इज़ इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब। ये रिलेशन जो है ये हमें बताता है कि रो ओवर एन इज़ इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब। अब ये वैल्यू जो है हम ये ऊपर वाला ये रिलेशन है उसमें पुट कर देते हैं, इसकी जगह पर ये पैरामीटर हम इसमें पुट करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास प्रेशर किसके बराबर आ गया, P इज़ इक्वल टू रो ओवर एन इंटू वही वेलोसिटी का जो स्क्वायर था वहाँ पर जो मालिक्यूल्स थे हमारे पास, तो उनके लिए हम इसको अब अगर हम थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं कि गैस मालिक्यूल्स की अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाले बहुत सारे एक मालिक्यूल है उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरी की वेलोसिटी v2 है, तो vx का एक्स कंपोनेंट v1 का उसका स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट मालिक्यूल नंबर 2 का उसका स्क्वायर, यूँ हम उन तमाम इस तरह n मालिक्यूल जितने भी हैं तमाम के स्क्वायर के एक्स कंपोनेंट्स के स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का जो स्क्वायर है
V1x², V2x², V3x², V4x², तमाम को हम उस यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक एक्स डायरेक्शन में लगने वाली जो प्रेशर है वो हमारे पास आ जाता है कि ρ/n इंटू V1x² V2x² प्लस V3 एंड सो ऑन करते करते VnX² की बात हो रही है। अब ये जो चीज़ है, अगर हम ये टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को जो n है, कैपिटल N, इसको अंदर अलहदा ले जाएं, यानी कि वेलोसिटी के साथ शामिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक नई स्टैटिस्टिकल टर्म आ जाती है, यानी कि V1x² प्लस V2x² प्लस VzX² डिवाइडेड बाई n। दिस टर्म इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर ऑफ Vx, और इसको आमतौर पर या तो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में की शक्ल में लिख देते हैं, या यहाँ पर इस बुक के मुताबिक उन्होंने ऊपर डैश डालकर उसको ये उसके लिए ये नोटेशन उसने यूज़ की है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसी ऊपर जो डायरेक्ट उसमें इन तमाम को वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो प्रेशर अलांग एक्स एक्सेस जो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रो इनटू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अलांग एक्स डायरेक्शन। ये हमारे पास आ जाता है उसका रिलेशन। माय डियर, ये तो था एक्स के अलांग। अगर हम सोचें तो सेम वैल्यू हुई तकरीबन हमारी पी वाई के अलांग होगी, सेम वैल्यू हुई हमारी वी जेड के अलांग, क्योंकि प्रेशर तो हर साइड में एक जैसा होता है। तो इसका मतलब है तमाम को हम लोग सम अप कर लेते हैं कि पी, जिस तरह हमने पहले निकाला कि पी एक्स इज़ इक्वल टू रो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अलांग एक्स एक्सिस, यानी कि वी डैश एक्स स्क्वायर, और इसी तरह हम कह सकते हैं कि अलांग वाई एक्सिस ये चीज़ जो है वो पी वाई इज़ इक्वल टू रो वी डैश वाई स्क्वायर, और इसी तरह पी जो प्रेशर अलांग जेड एक्सिस पी जेड इज़ इक्वल टू रो वी डैश स्क्वायर वी जेड की वैल्यू लगाते हैं। अब हम तमाम को जमा कर लेते हैं, तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई पी जेड। तो अब जो ये तो कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो इस बुक के मुताबिक उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जनाब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को भी हम सबको इकट्ठा करके एक बना लेते हैं, यानी कि एक्स की जो कोऑर्डिनेट की जो एक्स के अलांग जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वाई के अलांग जो है जो जेड के अलांग है, इन तमाम को सम अप करके हम लोग कह देते हैं कि एव तमाम को जब जमा करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, वी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वी डैश वाई स्क्वायर प्लस वी डैश जेड स्क्वायर। हम यहाँ पर एक चीज़ और भी अज्यूम करते हैं, हम कहते हैं कि रैंडम मोशन में है, तो ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि तमाम मालिक्यूल्स के जो जितना कंपोनेंट तकरीबन एक्स के अलांग होगा वही वाई के अलांग होगा। ये तो नहीं है कि गैस मालिक्यूल्स को हम एक सर्टन डायरेक्शन में कंपेल कर रहे हैं कि भाई एक्स के अलांग ज़्यादा मूव करो, वाई के अलांग ज़्यादा मूव करो, जेड के अलांग और क्वांटिटी में मूव करो। ये तो तकरीबन एक जैसा ही होगा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट सबको अगर हम एक पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो एक वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हम चूँकि ये सम को जब करेंगे तो वो उसी रूट में दैट विल बी इक्वल टू कि वी डैश एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक किसी एक का 1/3 कर लें तो वो 3v एक्स कर दें, फर्स्ट करें हम सबको एक्स पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब जेड की जगह पर भी एक्स पुट करोगे, वाई की जगह पर भी जेड पुट करोगे, वो 3v(x) हो जाएगी। तो हम वी डैश एक्स लेना चाहते हैं जो उसकी टोटल है, तो उसका मतलब है इसको दूसरी तरफ लाकर हम डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब वी डैश एक्स इज जो वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अलांग एक्स एक्सिस जो है दैट इज इक्वल टू टोटल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है। तो ये रिलेशन फिर हम इसी रिलेशन को उसमें प्रेशर में पुट कर देते हैं कि ये देखिए और फिर ये भी हम एज्यूम करते हैं कि तकरीबन सब के सब बराबर ही हैं। तो जब हम उसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रेशर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू रो एंड 1/3 मल्टीप्लाइड बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए गैस मालिक्यूल्स। तो
पहले की तरह जिस तरह मैंने बताया कि हम लोग ये भी कह देते हैं कि ये प्रेशर तीनों साइड्स पे बराबर है, तो ये इसका मतलब जो एक्स के लांग है वही वाई के लांग है, वही जेड के लांग है, तो हम तीनों को फिर इनको भी हम सम कर लेते हैं। तो इसका मतलब प्रेशर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू रो वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ जो वेलोसिटी है। तो ये चीज़ यहाँ तक हमने इसका प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हम रो की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले भी अगर आपको याद हो, हमने पिछले पेज के ऊपर देखा कि रो इज़ इक्वल टू स्मॉल m यानी कि मालिक्यूल एक का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और यही चीज़ हम इसको देखें, ये ऊपर वाली में रिलेशन में रो है, उससे नीचे इसकी वैल्यू हम यूँ पुट कर देते हैं। अगर हम इस चीज़ को यूँ इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास इसको यूँ हम लिख सकते हैं ज़रा थोड़ा सा कि P इज़ इक्वल टू 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 ही से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ताकि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो आखिर में ये एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक स्टैंडर्ड फार्म बन गई, और जिसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 2/3 mv इंटू 1/2 v डैश स्क्वायर, ये रूट में। यहाँ पर अगर आप देखें कि 2/3 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट को दरमियान से एलिमिनेट कर देते हैं, वही चीज़ जो होती है, अगर हम एलिमिनेट कर तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स या स्टैट का जो असूल है, उसमें ये होता है कि ये जो इक्वल का साइन होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से ये हम साबित कर सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। माय डियर, आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, मज़ीद जो क्वेश्चन होंगे वो हम फिर आएंगे अभी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।